बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी इंग्लिश ऐसे राइटिंग। और इसका आज का हमारा चैप्टर 5th मास्टरिंग कोहेरेंस एंड फ्लो। टॉपिक हमने जो कवर करना है मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, कि आपके पूरे आर्टिकुलेशन के दरमियान में आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने टॉपिक के साथ, और साथ में जो भी बात करनी है वो क्लियर और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करनी है, और उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को फोकस करते हुए लेके चलना है। जब आपके ऐसे के अंदर कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी, कंसिस्टेंट अलग है, क्लैरिटी अलग है, बात जो करनी है वो तसलसल में करनी है और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग मीन कि जो चीज़ एग्जांपल या जो आप स्टैटिस्टिकल डाटा, एविडेंस, इडियम्स वर्सेस कुछ भी आप रेफ़र करते हैं वो आपके टॉपिक के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। बाकी जो बात आपने करनी है उसको क्लैरिटी के साथ करना है। सो क्लैरिटी अलग है, कंसिस्टेंसी अलग है। तो जब आपके राइटअप में ये चीज़ मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली आपके ऐसे में कोहेरेंस और फ्लो होगा। सो लेट अस मूव। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इन ऐसे राइटिंग से मुराद क्या है? Consistency and clarity are essential elements of effective essay writing. They ensure that your ideas are conveyed clearly to your readers. यहाँ तो clarity की बात होगी कि आपके ideas clearly convey हो रहे हैं, allowing them to follow your argument seamlessly. तो ये seamlessly की बात है कि जो आपके argument हैं वो seamless हैं, एक के साथ दूसरा connected है और तरतीब में ideas चल रहे हैं, logical progression है उनके अंदर मौजूद। सो जब ये चीज़ होगी तो आपके डेफिनेटली कंसिस्टेंसी होगी और आपका ऐसे अट्रैक्टिव होगा। इन दिस कम्प्रिहेंसिव नोट वी विल एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इन ऐसे राइटिंग एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ टू मास्टर दीज एस्पेक्ट्स। के तरीक़ेकार क्या होगा, आपको कौन सी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी है जिससे आपके ऐसे में कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी का वजूद हो। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कंसिस्टेंसी की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ वॉइस एंड टोन, कि आपने अपनी वॉइस जो भी रखते हैं या टोन जो भी रखते हैं वो एक अंदाज़े बयान होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने बॉस से बात करते हैं तो फॉर्मल वे में बात करते हैं, आपका दोस्त साथ बैठा होता है तो बात करते हैं तो फ्रैंकली बात करते हैं। तो ये जो आप टोन अख्तियार करते हैं ये डिपेंड करता है कि आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं। आपने माइंड के अंदर ये बात क्लियर रखनी है कि जिससे आप मुखातिब हैं, आप उसके साथ फॉर्मल बात कर रहे हैं, आप उसके साथ फ्रैंकली या इनफॉर्मल बात कर रहे हैं। तो उस रिदम को, उस अंदाज़ को जो आपने स्टार्ट लेना है वही पूरे ऐसे के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये है वॉइस और टोन में कंसिस्टेंसी। वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इज यूजिंग कंसिस्टेंट वॉइस एंड टोन थ्रू आउट योर ऐसे। वेदर यू चूज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन, it should remain constant from the introduction to the conclusion. Shifting between different tones can confuse your readers and disrupt the flow of your essay. जब आप टोन चेंज करेंगे, कभी फॉर्मल कभी इनफॉर्मल, कभी किसी को एड्रेस कभी किसी को एड्रेस, ये आपका बैड इंप्रेशन होगा। एक ही वॉइस और टोन को मेंटेन रखें थ्रू आउट द ऐसे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा और रीडर के लिए भी एंगेज रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसके जो इन्फॉर्मेशन इनफ्लो कर रहा है या वो ले रहा है इन्फॉर्मेशन, उसका रिदम नहीं टूटेगा। इसके अलावा वर्ब या फिर आप टेंस कह सकते हैं कि टेंस की जो कंसिस्टेंसी, अगर आप पास्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं तो थ्रू आउट द ऐसे पास्ट टेंस को ही यूज़ करें, अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट को ही यूज़ करें। ये कोई भी क्लियर नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट में ही बात करें या आप पास्ट में ही बात करें। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उस इवेंट पे और टॉपिक पे कि आप बात किस टेंस में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने टेंस का यूज़ करना है। मेक श्योर टू मेंटेन कंसिस्टेंट वर्ब टेंस थ्रू आउट योर ऐसे। टिपिकली essays are written in the past tense or the present tense. However,
रिगार्डलेस ऑफ योर चॉइस इट इज़ क्रूशल टू स्टिक टू इट। जो भी चूज़ करें उसके साथ ही रहें, वही इस्तेमाल करें। अवॉइड अननेसेसरी शिफ्ट्स बिटवीन टेंसेज एज दिस कैन कन्फ्यूज योर रीडर्स एंड वीकन योर आर्गूमेंट, कि आपके आर्गूमेंट भी वीक हो जाएंगे इससे और आपका रीडर भी कंफ्यूज हो जाएगा। सो एक ही टेंस का ऑप्शन लें और उसी के ऊपर स्टिक रहें। इसके अलावा कंसिस्टेंसी इन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसी के साथ ही रहें, उसी बात को ही दलीलों के साथ लेके चलें। शफल ना करें, चेंज ना करें, कंफ्यूज ना हों, वेग स्टेटमेंट ना दें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियरली कहें, उसी के हक़ में दलाइल देने की कोशिश करें। भले वो आपका स्टैंस वीक हो या स्ट्रांग हो, ये अलग बात है, लेकिन आपने अगर क्लैरिटी के साथ बात नहीं की, कभी शिफ्टिंग कर रहे हैं, कभी उसके हक़ में चले जाते हैं, कभी उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो आपका बिल्कुल राइट अप जो है वो ख़राब हो जाएगा। सिलेक्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिससे भी बात मुखातिब है, एंड मेंटेन इट थ्रू आउट योर ऐसे। शिफ्टिंग बिटवीन पर्सपेक्टिव्स कैन डिसरप्ट द कोहेरेंस ऑफ योर राइटिंग। सो जो आपका कहने का अंदाज़ है, अगर उसमें बार बार चेंज करेंगे तो आपका जो कोहेरेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो क्लैरिटी की अब बात करते हैं। क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, जिसको अगर आप पेपर लिख रहे हैं, आर्टिकुलेशन लिख रहे हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आपकी पूरी जो कहानी है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके मुतालिक एक कंसाइजली आप जो कन्वे करना चाहते हैं पूरे, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? थीसिस स्टेटमेंट पे, जिस पे ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे ऐसे आपका स्टार्ट होता है। बिगिन योर ऐसे विद अ क्लियर एंड कंसाइज थीसिस स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस योर मेन आर्गूमेंट। जो आपका मेन ओवरऑल आर्गूमेंट है वो बयान करता है और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान करता है, और इसके साथ ही आपने फिर चलना होता है और आपकी इसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। दिस सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर ऐसे। यही वो बुनियाद है जिसकी बेसिस पे आपकी फर्दर डिस्कशन थ्रू आउट द ऐसे चलती है, एंड हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड योर पर्पस। और इसी थीसिस स्टेटमेंट से ही आपके पर्पस को रीडर अंडरस्टैंड करता है और वही माइंड बना लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को परसीव करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ्स के जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उनके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टार्ट टॉपिक सेंटेंस से करना है, अपना आर्गूमेंट देना है, काउंटर आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, साथ में आप काउंटर आर्गूमेंट्स के साथ अपनी चीज़ों को एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। उनको आपने साबित करना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ठीक है, और क्रिटिक्स के आपने जवाब देने हैं, और फिर उसके बाद आपने इन चीज़ों का एनालिसिस करते हुए कंक्लूजन निकालना है हर पैराग्राफ में अपनी जो भी डिस्कशन होगी। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ है, उस हर पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और आपकी इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आपकी वर्किंग इन डिटेल होनी चाहिए, ताकि जब आप ऐसे लिखें तो आपको क्लैरिटी हो कि आप क्या चीज़ कहाँ पे लिखेंगे। ऑर्गेनाइज योर ऐसे इनटू वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ्स ईच विद अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस, एंश्योर दैट ईच पैराग्राफ फोकसेस ऑन अ सिंगल आइडिया और पॉइंट। और एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया के ऊपर बात करेंगे, एक ही डिस्कशन चलेगी। फर्दर जो पैराग्राफ होगा उसके ऊपर दूसरा पॉइंट होगा। रिपीट नहीं करने मुख्तलिफ पैराग्राफ में वही पॉइंट्स, और एक ही पैराग्राफ में एक से ज़्यादा आइडियाज़। दिस नॉट ओनली मेक्स योर ऐसे मोर रीडेबल बट आल्सो इन्हेंसेस क्लैरिटी। इससे आपकी बात की क्लैरिटी भी आती है और इन्हेंस होती है कोहेरेंस आपके ऐसे के। बाकी बात आ जाती है अगली कि ट्रांजिशन एंड कोहेशन, कि आप ट्रांजिशन वर्ड्स का प्रॉपरली यूज़ करें और कोहेशन क्रिएट करें आपके ऐसे में। यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कनेक्ट आइडियाज़ बिटवीन सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ। आपके सेंटेंसेज में भी कोहेरेंस होनी चाहिए, आपके पैराग्राफ्स में भी होनी चाहिए, और यहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स का यूटिलाइजेशन। स्मूथ ट्रांजिशन हेल्प रीडर्स फॉलो योर थॉट प्रोसेस एंड मेंटेन क्लैरिटी इन योर राइटिंग। इससे आपकी थॉट के प्रोसेस को, जो तरतीब चल रही है, उसको रीडर बेहतर समझ सकता है और क्लैरिटी आपके ऐसे में आ सकती है। अवॉइड एम्बिग्विटी, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दें जो आपके थीसिस स्टेटमेंट से या आपके ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से या मेन आर्गूमेंट से डेविएट करती हो, बल्कि आपने क्लियरली जो बात करनी है वो टू द पॉइंट बात करते हुए अपनी बात को दलाइल के साथ साबित करना है। बी प्रिसाइज इन योर लैंग्वेज एंड अवॉइड वेग और
Ambiguous statements clearly define terms, concepts, and ideas to prevent any confusion on the part of your essay, on the part of your reader. तो अपने रीडर की बुनियाद पे आपने सारी चीज़ों को क्लियरली कन्वे करना है, कंफ्यूज नहीं करना अपने रीडर को. प्रैक्टिकल टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी. आपको करना क्या है, आप अपने ऐसे के अंदर कंसिस्टेंसी भी चाहते हैं, क्लैरिटी भी चाहते हैं, तो आपने रूल कौन से फॉलो करने हैं जिससे आपके ऐसे के अंदर कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी आ सकती है. सबसे पहले तो आपने जब आउटलाइन बनानी है उसी से आपकी जो पूरे ऐसे की कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है, वो मेंटेन रखने की बुनियाद डालती है. आप यही समझिए कि आप उसकी बुनियाद डाल रहे हैं अपने ऐसे की, और उस आउटलाइन पे ही आपका पूरा ऐसे चलेगा. जितनी बेहतर आपकी आउटलाइन होगी, जितनी उसकी कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी के साथ आउटलाइन चलेगी, उसी तरह आपका आगे भी पौधा चलेगा. आउटलाइन बिफोर यू राइट, कि ऐसे को राइट अप करने से पहले आपने आउटलाइन बना लेनी है. अगर कहीं पे ज़रूरी नहीं है तो भी आपने रफ़ वर्क में या कहीं साइड पे आउटलाइन बना लेनी है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलना है. क्रिएट एन आउटलाइन दैट आउटलाइंस द स्ट्रक्चर एंड मेन पॉइंट्स ऑफ योर essay. दिस विल हेल्प you maintain a consistent flow and keep your writing clear. नंबर 2, एडिट एंड रिवाइज. जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो उनको एक दफ़ा रिवाइज भी करें. और जब आप ऐसे की बात कर रहे हैं तो आपने जिस टॉपिक पे ऐसे लिखना है या जिस टॉपिक पे आप ग्रिप करना चाहते हैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल अप्लाई करें, बल्कि आपने ऑफ द एग्ज़ाम अपने टाइम में जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करें और अपने टॉपिक को बार बार एडिट एंड रिवाइज करते जाएं और एक रिदम लेके आएँ उस टॉपिक के अकॉर्डिंग. कोई भी चीज़ आती है तो आपकी ग्रिप हो जाएगी. आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऐसे, टेक द टाइम टू एडिट एंड रिवाइज इट. चेक फॉर कंसिस्टेंसी इन वॉइस. आपने चेक करना है कि आपकी वॉइस में, टोन में, वर्ब में और पॉइंट ऑफ व्यू में कंसिस्टेंसी है. कहीं कोई अगर गैप आ रहा है तो उसको फिल करें. एलिमिनेट एनी रिडंडेंसीज और अनक्लियर सेंटेंसेस. कोई ऐसे सेंटेंसेस जिनकी ज़रूरत नहीं थी या जो रेलिवेंट नहीं थे उनको निकाल दें. यहाँ पे फ़्लो नहीं था, उस फ़्लो को बेहतर करें. कंसिस्टेंट रहें, वॉइस टोन बेहतर करें, एक जैसी रखें, वर्ब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा रहना चाहिए, कहीं पे डेविएट हो रहा है उसको बेटर करें. इसके अलावा सीक फीडबैक. जब आप अपना राइटअप करते हैं अपने टाइम में एक किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसको चेक करवाएं. अपने दोस्तों से डिस्कस करें, अपने कोलीग से डिस्कस करें, अपने पीयर से डिस्कस करें, अपने साथ जो आपका मेंटोर है उसके साथ डिस्कस करें और उनके फीडबैक लें. और वो जब हाईलाइट करेंगे आपके आइडियाज़ पे, आपकी बात पे, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं. शेयर योर ऐसे विद पीयर्स और इंस्ट्रक्टर्स टू गेट फीडबैक ऑन इट्स क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी. क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी पे भी आप उनकी राय ले सकते हैं. फ्रेश पर्सपेक्टिव्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट. और इस तरह से आपका मेंटोर जब आपको सजेस्ट करेगा तो आपकी इम्प्रूवमेंट का आपको मौका मिलेगा. इसके अलावा रीड अलाउड. जब आप आर्टिकुलेशन कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम में भी कोशिश करें इस चीज़ को, क्योंकि आप एक ख़ास हद से ज़्यादा तो ओवर वॉइस नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में बैठे होते हैं. लेकिन जब आप अपने घर में बैठे, अपने रूम में बैठे, अपने स्टडी डेस्क पे बैठे हुए ये प्रैक्टिस करते हैं, तो कोशिश करें कि उसको ऊंची आवाज़ में रीड करें. रीडिंग योर ऐसे अलाउड कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई ऑकवर्ड फ्रेजिंग. तो इससे आपको पता चलता है कहीं पे ऑकवर्ड फ्रेज यूज़ की है, अनक्लियर सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, या इनकन्सिस्टेंसी किसी भी एस्पेक्ट में पाई जा रही है दैट माइट नॉट बी एविडेंट व्हेन रीडिंग साइलेंटली. कि जब आप खामोशी से पढ़ रहे हैं तो शायद आपको आइडिया ना हो, लेकिन जब आप ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे तो आपको एक रिदम और फ्लो चाहिए होता है रीडिंग के लिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा. जब जहाँ पे प्रॉब्लम आता है उसको हाईलाइट कर लें और उसको करेक्ट करें. आज की डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इन ऐसे राइटिंग इज़ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़ टू योर रीडर्स. कि बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी का, कि आप अपने रीडर को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं. अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर ऐसे नॉट ओनली एंश्योर दैट योर ऑडियंस अंडरस्टैंड योर आर्गूमेंट बट आल्सो कीप्स देम एंगेज्ड. ना सिर्फ कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी के साथ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं और बात को काबिल फ़हम बनाते हैं, बल्कि
आपका रीडर भी इससे एंगेज होता है। बाय फॉलोइंग द टिप्स मेंशन अबव एंड प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली you can master coherence and flow in your essays, making your writing more compelling and persuasive। इस फन से जो आप प्रैक्टिस के ज़रिए से या बार बार जो अपनी मेहनत के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं, जब आपके ऐसे के अंदर कोहेरेंस और फ्लो आ जाएगा तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग या आपकी राइटिंग स्किल जो है वो कंपेलिंग भी होगी और आपका राइटअप जो है वो दूसरे को परसुएज करेगा, कन्विंस करेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।